कैसे हो दोस्तों। 10 अप्रैल 1912 आरएसएम टाइटैनिक कभी ना डूबने वाला जहाज और दुनिया का सबसे बड़ा और लग्जरियस जहाज अपनी पहली यात्रा पर निकलता है। साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के लिए जाता है। इसमें हर तरीके के लोग बैठे, हर तरीके का एक्टर और बड़ी बड़ी इंडस्ट्री जो अमेरिका जा रहे हैं एक बेहतर जिंदगी की तलाश में। इस जहाज की लगाम थामे हुए हैं 62 साल के कैप्टन एडवर्ड जे स्मिथ। लोग बहुत एक्साइटेड थे इस जहाज को लेकर। ये उस समय की सबसे बड़ी शिप थी, 269 मीटर लंबी और 50 मीटर से भी ऊंची। उस वक्त इस शिप को बनाने की जो कॉस्ट पड़ी थी वो लगभग $7.5 मिलियन। अगर इसे हम आज के समय से कंपेयर करते हैं तो लगभग $400 मिलियन के बराबर। आज के समय पर इस शिप की डेकोरेशन किसी 5 स्टार होटल को भी पीछे छोड़ दे। इसमें स्टेन ग्लास की खिड़कियां, ऑर्नेट वुड पैनल, 2 बड़े बड़े ग्राउंड स्टेयरकेस, एक हीटेड स्विमिंग पूल, एक टर्किश बार, एक इलेक्ट्रिक बार, एक जिम, एक स्क्वॉश कुट, 4 रेस्टोरेंट, 2 बारबीर की दुकान और एक लाइब्रेरी भी। और तो और जो इस जहाज को बनाने के लिए मटेरियल इस्तेमाल किया गया था उससे ये जहाज अनसिंकेबल, कभी ना डूबने वाला जहाज माना था। फाइव स्टार लाइन कंपनी ने इस जहाज को बनाया था, लेकिन अपनी पहली यात्रा पर निकलने के 2 ही दिन बाद ऐसा क्या हुआ जिससे ये कभी ना डूबने वाला जहाज डूब। आइए समझते हैं इन्हीं सब चीज़ों को गहराई से आज की इस वीडियो में। 12 अप्रैल 1912 को इस जहाज को पहली वार्निंग मिलती है 9:12 पर, जो कि एक अमेरिका का शिप बताता है कि इस रास्ते में बहुत ज़्यादा आइस मौजूद, बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ हैं इस रास्ते में, जो खतरा है इस जहाज के लिए। ये वार्निंग कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। अक्सर समुद्र से गुजरने वाले जहाज अपने आसपास के जहाज़ों को रेडियो के द्वारा बताते रहते हैं कि समुद्र के इस साइड में बहुत ज़्यादा आइस मौजूद है। इन्हीं वार्निंग की वजह से टाइटैनिक अपनी रूट को 2 बार बदलती है, लेकिन अपनी स्पीड को कम नहीं करती। टाइटैनिक की स्पीड 21.5 नॉट यानी कि 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। इसी के 2 दिन बाद 14 अप्रैल 1912 को इनको वार्निंग मिलती है, लेकिन कैप्टन इन वार्निंग को इग्नोर कर देते हैं और टाइटैनिक की स्पीड को कम नहीं करते। धीरे धीरे सूरज ढलने लगता है और रात हो जाती है और तापमान भी कम होने लगता है। जहाज में कोई लाइट नहीं होती, जिसकी वजह से हमें आगे दिखाई नहीं देता कि जहाज के सामने क्या आ रहा है। इसीलिए जहाज के ऊपर एक क्रॉस नेस्ट पॉइंट होता है, जिस पर किसी आदमी को बिठाकर रखा जाता है ताकि शिप के सामने क्या आ रहा है उसके ऊपर नजर रख सके। इसमें जो आदमी बैठा था उसे काफ़ी ठंडी हवाओं का सामना करना पड़ा। काफ़ी ठंडी हवाएं चल रही थी उस रात समुद्र के बीच। रात के 11:39 पर रेडरिक फ्लिप नाम का एक बंदा जो बैठा था उसमें वो देखता है कि सामने एक बड़ा आइस का पहाड़ है। वो जल्दी से 3 बार घंटी बजाता है और फोन उठाकर कॉल करता है उन ऑफिसर्स को और चिल्लाकर बताता है कि जल्दी से जहाज को दूसरी तरफ मोड़ो, जहाज के सामने एक बड़ा आइस का पहाड़ है। जब इंजन रूम को इन्फॉर्म करते हैं कि जहाज को लेफ्ट साइड में मोड़ दो, सामने एक बड़ा आइस का पहाड़ है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी। 11:40 पर यह जहाज आइसबर्ग से टकरा जाता है। The Titanic was a new breed of luxury liner. Titanic left port in Southampton, England. Among her passengers were many of the wealthy and influential. The band played the gayest tunes and American ragtime dances. ये आइसबर्ग कोई छोटा मोटा आइसबर्ग नहीं था। लेंथ में 200 फीट से भी ज़्यादा और हाइट में ये क्रॉस नेस्ट तक पहुंच रहा है। साइंटिस्ट का कहना है कि इस आइसबर्ग का वजन 15 मिलियन टन था। आइसबर्ग से ये टकराव फ्रंट के राइट साइड पर हुआ। करीब 10 सेकंड तक ये जहाज घसीटता हुआ चला गया इस पर और एक बड़ा डेंट पड़ गया, जिसकी वजह से शिप की बॉडी में छोटे छोटे होल्स आ गए। अब आप बोलोगे कि एक बर्फ का टुकड़ा लोहे को कैसे काट सकता है। अब आप फ्रीज में रखी बर्फ से काटोगे तो हाँ, उससे लोहा नहीं कटेगा, लेकिन एक बर्फ का पहाड़, उसका खुद का ही इतना वजन था कि जिसने टाइटैनिक को चोट पहुंचाई। टकराव के तुरंत बाद कैप्टन पहुंचे देखने के लिए कि इस टकराव से जहाज को कितनी चोट पहुंची। इस टकराव की वजह से देखा तो पता चला कि ये जहाज तो अब डूब जाएगा। इनको लगता था कि ये जहाज तो कभी डूब नहीं सकता, ये जहाज तो अनसिंकेबल माना जाता था, क्योंकि इस जहाज के सेफ्टी फीचर बड़े कमाल के।
पूरे शिप का जो हल होता है उसे अलग अलग 16 भागों में बांटा गया। अगर 16 में से 6 कंपार्टमेंट में भी पानी भर जाता है फिर भी जहाज पानी के ऊपर तैरता रहेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इम्पैक्ट इतना ज़्यादा बड़ा था कि 16 में से 6 कंपार्टमेंट में पानी भर गया। लिमिट सिर्फ 4 तक की, लेकिन 6 कंपार्टमेंट में पानी भरने का साफ मतलब था कि अब इस जहाज को डूबने से कोई नहीं बचा सकता। ये कभी ना डूबने वाला जहाज भी अब डूब जाएगा। टकराव के 20 मिनट बाद करीब 12 बजे कैप्टन स्मिथ ऑर्डर करते हैं अपने क्रू मेंबर को कि एक डिस्ट्रेस कॉल भेजो, जिससे कि हमारे आसपास कोई जहाज होगा वो आ जाएगा हमारी मदद करने के लिए। लगातार सिग्नल भेजते रहते हैं। करीब 20 मिनट बाद एक जहाज RSM कैलिफोर्निया जो सिग्नल पकड़ लेता है और टाइटैनिक के ऑफिसर से बात भी करता है और कहता है कि जहाज को मोड़ा जाए टाइटैनिक की तरफ। ये ज़्यादा पास था लेकिन फिर भी 107 किलोमीटर दूर। अगर ये अपनी टॉप स्पीड पर भी चलकर टाइटैनिक के पास जाएगा फिर भी इसे टाइटैनिक के पास पहुंचने में 3 से 4 घंटे लगेंगे। क्या 3 घंटे तक टाइटैनिक बचा रह सकता है? जहाज के कुछ क्रू मेंबर्स रॉकेट चलाते हैं हवा में, जिससे कि हमारे आसपास कोई जहाज होगा वो आ जाएगा हमें बचाने के लिए। लेकिन कार्थोपिया जहाज के अलावा वहाँ पर और कोई जहाज मौजूद नहीं था। इसी बीच कैप्टन ऑर्डर दे देते हैं कि पैसेंजर्स को उतारा जाए जहाज से शिप में मौजूद लाइफ बोट के जरिए, और उन्होंने कहा कि बच्चों और औरतों को पहले भेजा जाएगा इन लाइफ बोट। अगर पैसेंजर की बात करी जाए तो पैसेंजर ज़्यादा घबरा नहीं रहे थे, क्योंकि उनको लगता था कि ये जहाज तो कभी डूब ही नहीं सकता। जब पहली लाइफ बोट पानी में उतारी गई तो उसमें 60 से 65 लोगों की कैपेसिटी थी, लेकिन उसमें टोटल 28 लोग आते। टाइम के साथ साथ जहाज की कंपार्टमेंट एक एक करके पानी से भरते जा रहे। धीरे धीरे पैसेंजर्स ने सोचा कि ये जहाज तो अब डूब जाएगा। जब इन्होंने यह सोचा तो इधर उधर भागने लगे। रात के 1 बजे तक जहाज में इतना ज़्यादा पानी भर चुका था। जहाज के आगे वाले कंपार्टमेंट में इतना ज़्यादा पानी भर गया कि जो जहाज का आगे का हिस्सा था वो पानी के अंदर जाने लगा। टाइटैनिक का पीछे का हिस्सा था वो पानी से बाहर निकलने और लोग लड़ने लगे एक दूसरे से लाइफ बोट के लिए। जहाज में टोटल 20 लाइफ बोट मौजूद। रात के लगभग 2 बजे जहाज से आखिरी लाइफ बोट पानी में उतारी गई, लेकिन अभी भी उसमें काफ़ी लोग मौजूद। कुछ लोग इधर उधर भाग रहे थे कि हमें लाइफ बोट में जगह मिल जाए, लेकिन कुछ लोगों ने इसे अपना भाग्य मान लिया था और उसी में रुके। The end, it was chaotic at the end. Everybody was crying, praying, trying to get into the few lifeboats that were left. No, it was pretty sad at the end. आई विटनेस का कहना है कि 2:17 पर यह जहाज 2 टुकड़ों में टूट गया और धीरे धीरे पानी के अंदर डूब गया। 2 घंटे भी नहीं लगे इस कभी ना डूबने वाले जहाज को डूबने में। टोटल 15 लोग बचे थे जहाज में जो पानी में डूबकर मर गए। उस समय पानी का टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस था। अगर इतने ठंडे पानी में आप भी रहोगे तो आपकी भी मौत हो जाएगी कुछ ही घंटों में हाइपोथर्मिया की वजह से। कुछ लोगों का कहना है कि कैप्टन स्मिथ ने सुसाइड कर लिया खुद के ऊपर गोली चलाकर। कार्थोपिया जहाज इस लोकेशन पर पहुंचता है लोगों को बचाने के लिए 3 से 4 बजे के बीच, लेकिन तब तक टाइटैनिक पूरी तरह से डूब चुका था। ऐसा लगेगा अगर मैं अभी कहूँ कि कार्थोपिया जहाज के अलावा वहाँ पर एक और जहाज मौजूद था जो कि टाइटैनिक से 24 किलोमीटर दूर था, जो समय पर पहुँच सकता था टाइटैनिक के पास लोगों को बचाने के लिए। उस जहाज का नाम है SS कैलिफोर्निया। टाइटैनिक के आइसबर्ग से टकराने से 1 घंटे पहले जो वार्निंग का मैसेज आया था वो मैसेज कैलिफोर्निया जहाज से ही आया था। करीब 10:21 पर टाइटैनिक के मेंबर से कॉल पर बात भी होती है, लेकिन ये इन मैसेज को इग्नोर कर देते हैं। कैलिफोर्निया जहाज के कैप्टन लॉर्ड रात में रुकने का डिसीजन लेते हैं और रेडियो टर्न भी कर देते। यही रीज़न था कि जिसकी वजह से कैलिफोर्निया जहाज टाइटैनिक की मदद करने के लिए नहीं। कैलिफोर्निया जहाज तब भी नहीं पहुंचा जब टाइटैनिक से रॉकेट उड़ाई। रात के करीब 12 बजे कैलिफोर्निया जहाज पर जो क्रू मेंबर थे उन्होंने कहा भी है कि हमने देखे थे टाइटैनिक से रॉकेट निकलते हुए, और इन्होंने अपने कैप्टन को भी इन्फॉर्म किया था, लेकिन कैप्टन ने कहा कि कोई खतरे का सिग्नल नहीं है। टाइटैनिक में अमीर लोग जाते हैं, उनकी कोई पार्टी चल रही होगी। अगर उस रात कैप्टन लॉर्ड इन रॉकेट को सीरियसली ले लेते तो टाइटैनिक में फंसे कितने लोगों की जान बच सकती। सुबह जब ये टाइटैनिक के पास पहुँचते हैं तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। उन्हें सिर्फ डेड बॉडीज पानी के ऊपर तैरती हुई दिखती है। इसके ऊपर जो इन्वेस्टिगेशन की गई थी इसमें कैप्टन लॉर्ड के ऊपर सारा ब्लेम डालते। इसमें और भी काफ़ी सारी गलतियां थी। लाइफ
जैसा कि मैंने बताया, जहाज में टोटल 20 लाइफ बोट मौजूद थी, जो कि इतने लोगों को बचाने के लिए काफ़ी नहीं। जिस कंपनी ने इस जहाज को बनाया था, उनका मानना था कि ये जहाज तो कभी डूबेगा ही नहीं। इसी वजह से उन्होंने जहाज में लाइफ बोट नहीं। इसी जहाज में इसके अलावा एक और दूसरी चीज़, स्टीयरिंग पर मौजूद रॉबर्ट हिचन। उस रात जब वार्निंग आती है कि जहाज के सामने एक आइसबर्ग है, उस वक्त जो ऑफिसर्स मौजूद थे उन्होंने कहा कि जहाज को लेफ्ट साइड में मोड़ दो, लेकिन रॉबर्ट इन मैसेज को इग्नोर करके जहाज को राइट साइड में मोड़ देता है, जो कि उल्टी डायरेक्शन। जब तक इन्हें अपनी गलती का एहसास होता तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। टाइटैनिक की बॉडी जो पानी के अंदर डूब चुकी थी, उस टाइटैनिक की बॉडी को ढूंढने में ही करीब 70 साल लग गए। 1985 में समुद्र के अंदर जाकर जब टाइटैनिक को ढूंढा गया तो टाइटैनिक की बॉडी समुद्र में 3800 मीटर नीचे पानी में मिली। तो टुकड़े मिले इस शिप के, वो दोनों टुकड़े एक दूसरे से 600 किलोमीटर दूरी पर। उस समय पर यह शिप कुछ ऐसी दिखती थी और आज के समय पर यह शिप कुछ ऐसी दिखती। टाइटैनिक को लेकर लोगों के मन में अब भी काफ़ी सारे सवाल चलते हैं। अगर आप हमारी वीडियो को देखते देखते यहाँ तक पहुँच गए हैं तो उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ नया जानने के लिए मिला होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं दोस्तों अपनी किसी नई वीडियो में। नमस्कार।